हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं 11th क्लास 6 मिनट ग्रेविटेशन के अंदर। इसमें जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं उसकी डिट्टो कॉपी हमको देखने को मिलेगी। अगर हम उसको समराइज कर लें, उसको याद कर लें, उसको एक बार देख लें तो हमको कूलम्ब्स लॉ में दिक्कत नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रेविटेशन 11th क्लास 6 मिनट ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? अगर हम अच्छे से याद करें उसको, देखिए न्यूटन ने क्या बोला था, हमारे पास 2 मास ऑब्जेक्ट है। इस यूनिवर्स में कोई भी 2 मास ऑब्जेक्ट है, एक m1 एक m2। न्यूटन ने क्या बोला था बच्चों, इस यूनिवर्स में कोई भी 2 मास ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 एक का मास m2। जस्ट हम समराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं तीसरा टॉपिक, और उनका बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो इनके बीच में क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो कैसे होगी? अट्रैक्टिव फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2 के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली होगी स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसको कंबाइन कर दें, रिकंबाइन करने के बाद कांस्टेंट क्या लगाएंगे? g m1 m2 by r square, where g is ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती थी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आई थिंक हम को ये बातें याद होंगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? किसी भी 2 मास ऑब्जेक्ट में क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका मैथमेटिकल जो फॉर्म थी वो कुछ इस प्रकार से थी। हमने बच्चों आई थिंक इसको समराइज कर लिया है और हमको याद भी आ गया होगा। अगर हम इसको कूलम्ब्स लॉ से देखें, अगर हम कूलम्ब्स लॉ इससे समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की कहानी हमने पढ़ा था। ग्रेविटेशन में मास की कहानी थी। मास कैसी है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज भी कैसी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे कितने मासेस हैं? 2, और वहां पे भी क्या है? 2 चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ में क्या है बच्चों? 2 चार्जेस। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। हमने पढ़ा है पॉजिटिव में क्या होती है? रिपल्शन। नेगेटिव में क्या होती है? रिपल्शन। और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होती है? अट्रैक्शन। यानी कि इसमें क्या लग रही है? रिपल्सिव फोर्स। इसमें क्या है? रिपल्सिव फोर्स। और यहां पे क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कुल मिला क्या लगी है? फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर कंपेयर करें इसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कोई हम पॉजिटिव या नेगेटिव शो नहीं करेंगे, जस्ट हम Q1 और Q2 लिखेंगे। जस्ट हम Q1 और Q2 लिखेंगे। हमें यहाँ क्या पता है? हमारे पास 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 चार्जेस हैं, और हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म लेके आनी है, लाइक इसकी तरह। बिल्कुल सेम है जैसे 2 मास थे ग्रेविटेशन में, ऐसे 2 चार्ज हैं कूलम्ब्स लॉ के अंदर। इनके बीच का डिस्टेंस r। 2 चार्जेस, इनके बीच क्या लग रही है? फोर्स। क्या लग रही है? फोर्स। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो चार्जेस के साइन पे डिपेंड करता है। कूलम्ब्स ने क्या बोला? कूलम्ब्स ने सेम बोला, लाइक दिस, इसी की तरह। जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them, स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। F is directly proportional to Q1 Q2, product of 2 charges, and F is inversely proportional to square of distance between them, like this. अगर हम दोनों को कंबाइन करें by 1 and 2, F is proportional to Q1 Q2 by R square। कांस्टेंट क्या लगा देंगे? K। यहाँ पे क्या था? G, K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square।
आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको रख देते हैं, हमने समझ लिया इसे जो समझना था। जैसे जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन। ऐसे ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसकी एक साइंटिफिक वैल्यू होती है, साइंटिफिक वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। आई थिंक आपको रोशनी समझ में आ गया। अगर आप उसकी थ्योरी लिखनी हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ states that the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Simple. Coulomb's law states that the electrostatic force between two charges के बीच में is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. This is known as Coulomb's law. This is known as Coulomb's law. ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद हो जाना चाहिए और आपको इसमें मिलना भी होगा। आइए हम आगे चलते हैं। Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म, Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म। देखिए बच्चों, जब लेक्चर नंबर 3 हुआ था तो मैंने आपको वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक बात बोली होगी कि अब से हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो शुरू हो चुका है। आगे आगे बच्चों कोई एक आधा टॉपिक ऐसा मिलेगा जिसमें कोई न्यूमेरिकल ना बनता हो, वरना हर टॉपिक के साथ आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे और आपको करने पड़ेंगे और आपको करने भी चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बिना नहीं होंगे। Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म, Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। बच्चे इसमें थोड़ा बहुत गलतियां कर देते हैं, इसलिए बच्चा थोड़ा ध्यान से समझना। केस 1 हम यहाँ दो केस ले लेते हैं ताकि हमको आराम से समझा। केस 1 फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के लिए। जैसे लाइक का मतलब क्या है बच्चों, जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो, केस 1 Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, सपोज कीजिए दोनों फॉर लाइक चार्जेस यानी कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कुल मिला क्या आएगा, पॉजिटिव Q1 Q2 यानी कि ग्रेटर देन जीरो। अगर Q1 नेगेटिव है Q2 भी नेगेटिव है तब भी इनका नेगेटिव पॉजिटिव Q1 ग्रेटर देन जीरो, यानी कि फॉर लाइक चार्जेस केस 1 ऐसा केस जिसमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव हो। देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q1, एक है चार्ज Q1 Q2। हम साइन लेंगे, दोनों पॉजिटिव सेम साइन लेंगे, तो चाहे दोनों आप नेगेटिव देखिए ध्यान से। हमको पता है बच्चों ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे रिपल्सिव लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये इस पे रिपल्सिव लगाएगा राइट साइड में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, force on 2 due to 1 and force on 1 due to 2, force on 1 due to 2, force on 2 due to 2। इनके बीच क्या है कितना बच्चों, पहले भी आ गया। अब अगर हमको F
F21 या F12 या F12 किसी एक की मैथमेटिकल फॉर्म की वैल्यू लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए ये कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर। हम वेक्टर को कैसे लिखते थे? जैसे सपोज कीजिए बच्चों कोई वेक्टर ए है, +1 के, फिर से प्लस बैक में जाइए, फिर से प्लस बैक में जाइए, अब +1 में जाइए। याद कीजिए वेक्टर कैसे लिखते थे? a into a कैप, मतलब a क्या है? मैग्नीट्यूड। a क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस चीज को डिनोट करता है बच्चों? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वेक्टर। देखिए अगर हमें F12 वेक्टर लिखना है, अगर हमें F12 वेक्टर की मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, पहले ये देख लीजिए F12 है क्या? There F12 force on charge 1 due to force on charge 1, चार्ज 1 पे फोर्स 2 की वजह से, फोर्स ऑन चार्ज 2 की वजह से, इस तरफ लेफ्ट साइड में F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 के ऊपर फोर्स 1 की वजह से, राइट साइड। किस तरफ? राइट साइड में। अब अगर हमें F12 लिखना है, F12 वेक्टर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इनटू डायरेक्शन। भाई F12 डायरेक्शन क्या है? तो सही, F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही, आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया। हम पढ़ के भी आ चुके हैं। पिछला जो स्टेप था, यानी कि जो भी 2 मिनट का टॉपिक है उसके हिसाब से हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि मैग्नीट्यूड लिख दी। डायरेक्शन यानी कि अभी 2 मिनट मैंने पहले बोला था ए वेक्टर a into a कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता चलती है। किससे बच्चों? यूनिट वेक्टर से। तो इसमें इस फोर्स का यूनिट वेक्टर चाहिए। F12 वेक्टर पूरा करने के लिए हमें जो मैग्नीट्यूड चाहिए थी वो तो मिली थी, लेकिन डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर हमें नहीं पता। अब देखिए ध्यान से, हमको यूनिट वेक्टर कहां से मिलेगा? देखिए Q1 किसकी तरफ देख रहा है? Q2 की तरफ देख रहा है। Q1 Q2 की तरफ फोर्स लगने के लिए देख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? Q1 का यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा? R12 कैप अलोंग राइट साइड। आपको ये आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। Q2 फोर्स लगाने के लिए Q1 को किस तरफ देख रहा? लेफ्ट साइड। किस तरफ देख रहा? लेफ्ट साइड। R2 देखिए ये मतलब कि जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, Q1 इसकी तरफ देख रहा, Q2 इसकी तरफ देख रहा, ये कोई हालांकि कोई ऐसा परफेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ के अंदर, और वो भी वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो मैंने इसका एक तरीका बनाया है जिससे बच्चे सिंपली आसानी से ये याद रख सकें कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। सिर्फ एक तरीका, एक आसान तरीका बच्चे को समझाने के लिए आसान तरीका है। क्या? अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है F12 का या F21 का, तो सीधी सी बात है आपको क्या देखना पड़ेगा? Q1 किसकी तरफ देख रहा है? फोर्स लगा Q2 की तरफ। तो R12 क्या किस तरफ होगा? इस तरफ R12। और R21 क्या किस तरफ होगा? यानी Q1 की तरफ देख रहा है, तो R21 की तरफ, R21 की तरफ। यानी कि अगर हम R12 क्या लिखें तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? R21 ये क्या बच्चों? यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 R21 क्या है? यूनिट वेक्टर किसका? 2 से 1 की तरफ। और R12 क्या है? यूनिट वेक्टर
फ्रॉम 1 to 2 और r12 क्या है, यूनिट वेक्टर है इस तरफ 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब यहाँ पे आइए, मैग्नीट्यूड ऑफ f12 हमने लिख दी, डायरेक्शन कौन डिनोट करेगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में, सॉरी हम f12 लिख देंगे ना, इस वेक्टर की f12 की डायरेक्शन में, f12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा। मैं फिर अगेन फिर से दोबारा से बोलता हूं, f12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर इनमें से आया हुआ, ध्यान से देखिए एरो, f12 किस तरफ है, इस एरो को देखिए लेफ्ट साइड में, और यूनिट वेक्टर r21 किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर कौन सा बना, r21 है, r21 है। मैग्नीट्यूड ऑफ f12 एंड डायरेक्शन ऑफ r21, क्योंकि दोनों किसमें है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन r21 है। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए और r21 है क्या, r21 है क्या, r21 कैन इक्वल टू r2 का वेक्टर डिवाइड बाय r21 का मैग्नीट्यूड, यानी कि और सिंपल लिखते हैं r21 वेक्टर डिवाइड बाय r बाय r, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है r ही तो है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हमको f21 वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ f12 की जगह f21 कितनी आएगी, सेम q1 q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू r 21 इस तरफ है राइट साइड में, तो राइट साइड में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर है, r12 है, मेरा r12 के r12 कैप इक्वल टू r12 कैप डिवाइड बाय r12 का मैग्नीट्यूड, यानी कि r12 वेक्टर डिवाइड बाय r। देखिए f12 लेफ्ट साइड में, r21 लेफ्ट साइड में, दोनों सेम, f21 राइट साइड में और उसका यूनिट वेक्टर r12 राइट साइड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। आई थिंक आपको वेक्टर फॉर्म यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं। एक सेकंड बच्चों, कैमरा देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। देखिए अब आगे वीनो हमको क्या देखा, हम क्या दिखाई दे रहा है, ये यूनिट वेक्टर राइट साइड है, ये वाला यूनिट वेक्टर लेफ्ट साइड है, यानी कि दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि r12 कैप इज इक्वल एंड अपोजिट r21 कैप, r12 कैप is equal and opposite r21 cap। so इसकी जगह f12 वेक्टर is equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon r square r21 cap। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये होगी हमारी 1, हम करें 1/2 हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड, 1/2 इक्वेशन 1/2, ये हमारी होगी 1/2 f21 वेक्टर, f21 डिवाइड बाय q1 q2 4 pi एप्सिलॉन r का स्क्वायर इनटू में हम r21 की जगह r12 की जगह ये लिख सकते हैं माइनस r21 वेक्टर, r21 कैप माइनस r21 कैप, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि f12 इज इक्वल टू नेगेटिव f21। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ,
एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट एक्शन, ये उसको भी फॉलो करता है, इसको भी फॉलो करता है। जैसे हमने बच्चों लाइक चार्ज के लिए किया, अब हम अनलाइक चार्ज के लिए करेंगे। पहले आप इसको उतार दीजिए। आई थिंक आपने ये पॉज करके उतार दिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम अनलाइक चार्ज के लिए कूलम्ब लाइन वेक्टर हम देखने जा रहे हैं। फॉर अनलाइक चार्ज केस 2, फॉर अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज देखिए, यानी कि Q1 डॉट Q2 लेस देन 0, यानी कि अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 आएगा। अगर Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तब भी लेस देन नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0, यानी कि Q1 डॉट Q2 क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 फॉर अनलाइक चार्ज। देखिए 2 चार्जेस हैं, फिर से आगे एक Q1 Q2, हमने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव सपोज कर लिया। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो Q1 Q2 को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, क्या करेगा अट्रैक्ट, यानी कि फोर्स किस तरफ करेगी, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स 1 लगा रहा 2 पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड अब इस डायरेक्शन में Q2 Q1 को, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। फिर से अगर हमको यूनिट वेक्टर देखना है, अगर हमको यूनिट वेक्टर देखना है, तो Q1 Q2 की तरफ देख रहा, तो R12 क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, Q1 की तरफ देख रहा, R21 क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर हम F12 वेक्टर लिखने लगे, F12 वेक्टर इसको लिखना मैग्नीट्यूड Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर इनटू F12 वेक्टर, F12 वेक्टर किस तरफ है, राइट साइड में, किस तरफ है, राइट, और उसी तरफ का यूनिट वेक्टर देखना है, उसी तरफ का यूनिट वेक्टर कौन सा है, R12, F2 का सिमिलरली F21 वेक्टर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर, F21 किस तरफ है, लेफ्ट साइड, किस तरफ है, लेफ्ट, और उसी तरफ का यूनिट वेक्टर अगेन, फिर से R12 इक्वल टू माइनस R21, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, सो देन अगर हम दोनों को डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें, मैं यूपी डिवाइड करके देख देता हूं, डिवाइड कर दिया, तो इसकी जगह R12 की जगह लिख देंगे हम माइनस, देखिए यहां पे क्या था, R12 की जगह लिख दिया माइनस R21 के नेगेटिव, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि F12 इस अगेन रिजल्ट हो गया, यानी चार्ज आप चाहे लाइक लीजिए या अनलाइक लीजिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। दिस इज द कूलम्ब फ्लोरीन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब फ्लोरीन वेक्टर फॉर्म। याद रखिए एक बात, Q1 Q2 क्या है, ये क्या है, सेंट्रल लाइन, क्या ये सेंट्रल लाइन। जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो दो मासेस आपस में सेंट्रल लाइन के अलोंग, लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज, वहां पे क्या था, लाइन जॉइनिंग टू मासेस,
मतलब कि ऐसी लाइन जो दो मास को ज्वाइन करती है उसके अलाउंग फोर्स करती है, और यहां पे एक ऐसी लाइन जो दो चार्जेस को ज्वाइन करती है उसके अलाउंग फोर्स करती है। कूलम्ब्स लाइन ऑफ फॉर्म द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्टिव कर सकती है और रिपल्सिव भी। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ध्यान से करने हैं, समझ के करने हैं। आप इसको एक बार उतार लीजिए पॉज करके, और मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, मैंने आपके न्यूमेरिकल से निकाल रखे थे पहले ही। हमारे पास दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, बिल्कुल दोनों लाइक चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू। हमारे पास दो चार्जेस हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे। इस पे भी चार्ज Q1 और इस पे भी चार्ज Q1 Q2। Q1 इक्वल टू क्या है, Q2 इक्वल टू Q, यानी कि दो बॉडीज पे जो चार्ज है वो सेम है, Q एंड Q। सपोज कीजिए इनके बीच जो गैप है वो है 5 एंगस्ट्रॉम का, 5 एंगस्ट्रॉम का। दो चार्जेस हैं बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे हैं, उनके बीच गैप कितना है 5 एंगस्ट्रॉम का, और इनके बीच लगने वाली फोर्स कितनी है बच्चों, वो है 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन, 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी electrons are missing from each ion, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो बच्चों। क्वेश्चन ध्यान, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक प्लस क्यू, यानी कि दोनों की वैल्यू, दोनों के बीच का कुछ ना कुछ गैप दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अगर हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदले 5 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और एक चार्ज जो उनके जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स लग रही है वो है 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। तो उसने क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए, यानी कि हम किसके लिए निकाली है, n की, किसके लिए निकाली है, n की, यानी कि हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल टू n। हमको क्या निकालना है, n क्या निकालना है, n, जो कि हमको नहीं पता, हमको चार्ज नहीं पता। हमें E पता है लेकिन क्यों नहीं पता, हमें E पता है लेकिन क्यों नहीं पता, हमें F पता है, हमें R पता, क्यों नहीं पता। वो क्यों निकालने के लिए सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ लगाना पड़ेगा, कूलम्ब्स लॉ से क्यों निकालेंगे, जो क्यों आएगा यहां पुट करेंगे, फिर N निकालेंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, देखिए ये है बच्चों सिंपल प्रॉब्लम, यानी कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये पहले टाइप है न्यूमेरिकल की फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस K। Q1 किसके इक्वल है, Q के, Q2 किसके इक्वल है, Q के, और 1/4/4 की वैल्यू कितनी होती है, K R प्लस K, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 to 10 की पावर 9, Q प्लस K हमको नहीं पता, जो निकालना है R कितना 5 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर, F कितना है 3.7 into 10 की पावर माइनस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q प्लस K 3.7 10 की पावर माइनस 9 into 25 into 10 की पावर माइनस 20 डिवाइड बाय, हम इसको भाग से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे ले जाएंगे, 9 to 10 की पावर 9। जब आप इस क्वांटिटी को सोल्व करेंगे, पूरी इस टर्म को सोल्व करेंगे, तो आपका क्यों निकल के आएगा 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज। ये आपकी क्यों की वैल्यू आएगी, जब आप इसको
सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लगा दीजिए फॉर्मूला Q इक्वल टू n E 1.6 into 10 की पावर माइनस 90 3.2 क्या की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 90 n इक्वल टू 2 यानी कितने मिसिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2 मिसिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको ये एक बार समराइज करूं, हमारे पास 2 इक्वल चार्जेस हैं और सेम साइन चार्जेस हैं, उनके बीच गैप दे रखा है और आपस में जो फोर्स लगा रखे हैं वो दे रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे हमसे ये पूछ रखा है, तुमको n लगाना है, वो क्वांटाइजेशन चार्ज का फार्मूला लगाना क्यों इस पर, लेकिन हमको चार्ज नहीं पता इसलिए सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, चार्ज को पुट कर देंगे, हमारे पास n आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये था बच्चों फॉर्मूला बेस मेथड। फॉर्मूला बेस जस्ट मैंने फॉर्मूला लगाया, क्यू निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया एफ निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया आर निकाल लिया। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब है बच्चों आगे हैंगिंग प्रॉब्लम। हैंगिंग, कोई चार्ज बच्चों को हवा में लटक रहा है, कोई चार्ज है वो हवा में हैंग है, लटक रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए बच्चों हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक है क्यू ए, एक है क्यू बी, और इन दोनों का बीच गैप दे रखा है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चार्ज ऑन ए हमें पता है, हमें गिवन है 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम। मास ऑफ ए यानी कि जो ए बॉडी है उसका हमें मास भी गिवन है 8 into 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। आर पता है 5 into 10 की पावर माइनस 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए गिवन डाटा क्या है, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक क्यू ए, एक क्यू बी, एक क्यू ए, एक क्यू बी। उन दोनों के बीच गैप दे रखा है, यानी कुछ डिस्टेंस पे है। क्यू ए एयर में है और क्यू बी नीचे है। क्यू ए एयर में हैंग है, इट्स अ हैंगिंग प्रॉब्लम, हैंगिंग न्यूमेरिकल। ए नीचे नहीं आ रहा, ए नीचे नहीं आ रहा, और डाटा क्या दे रखा है, चार्ज ऑन ए दे रखा है, ए बॉडी का मास भी पता और दोनों के बीच गैप भी पता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहली बात तो ए नीचे क्यों नहीं आ रहा, पहला क्वेश्चन ए नीचे क्यों नहीं आ रहा, ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है ए के साथ जो नीचे नहीं आ रही। दूसरी प्रॉब्लम जो ए है ये पॉजिटिव है, कैसा ये पॉजिटिव। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज अभी चार्ज ऑन बी, बी पे चार्ज निकालिए और नेचर बी का नेचर कैसा है, जो चार्ज बी है उसका नेचर कैसा है, वो पॉजिटिव साइन का है या नेगेटिव साइन का, पॉजिटिव साइन का है या नेगेटिव साइन का। हमें चार्ज ए पता है, मास ए पता है, बीच का गैप दे रखा है, ए एयर में हैंग है, हवा में लटक रहा है, बी इसको नीचे नहीं आने दे रहा है, बी इसको नीचे नहीं आने दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें बी का चार्ज बी का नेचर निकालना है, पता करना, तो कैसा होगा, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए बॉडी पॉजिटिव है तो बी भी कैसे होगी, बी भी कैसे होगी, पॉजिटिव होगा, यानी कि चार्ज ऑन बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि साफ सी बात है ए बॉडी का कुछ अपना कुछ मास है, ए बॉडी का अपना कुछ मास है। ए बॉडी कहां आ जाती है, नीचे, कहां पे, नीचे। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन वो नीचे नहीं आ पा रही, वो नीचे नहीं आ पा रही है। इसका मतलब क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रही है जो उसको ऊपर तरफ धकेल रही है। वो कब लगेगी, अगर बी नेगेटिव हो जाए, चार्ज ऑन बी अगर नेगेटिव हो गया, चार्ज ऑन बी अगर नेगेटिव हो गया तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी, वेट भी नीचे और क्यों भी जो फोर्स लगाएगा वो भी नीचे, ये तो बॉडी नीचे आ जाएगी। ये हैंगिंग प्रॉब्लम तो रहेगी। ये बॉडी तभी हैंगिंग रह सकती है, तभी हवा में लटके रह सकती है जब चार्ज ऑन बी और चार्ज ऑन ए सेम हो जाए, ताकि रिपल्सिव फोर्स अपर डायरेक्शन में हो, ताकि रिपल्सिव फोर्स अपर डायरेक्शन में हो। और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे अपवर्ड फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स अपर डायरेक्शन में और वेट वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल हो जाएंगे। इट्स अ हैंगिंग प्रॉब्लम, एक कंडीशन रहेगी, रिपल्सिव फोर्स अपर डायरेक्शन में, वेट
वर्टिकल दैट डाउनवर्ड। जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पे बॉडी बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैलेंस। क्या हो जाएगी बच्चों? बैलेंस हो जाएगी और ये बॉडी नीचे नहीं आ पाएगी। आई थिंक आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। हम क्या निकालना है? चार होंगी। तो एफ का फॉर्मूला ये बस कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यू बी बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों? mg इक्वल टू mg। के कितना हो गया? 9 to 10 की पावर 9। क्यू ए 5 to 10 की पावर -8। क्यू बी का पता नहीं, आर का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर 5 to 10 की पावर -2 इक्वल टू mg। m की वैल्यू कितनी बच्चों? यहां पे कर देते हैं इसको 8 into 10 की पावर -3 into g की वैल्यू 9.8। अब यहां क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि ये आप सोल्व कर लेना। इसमें सारा डाटा कवर है सिर्फ क्यों भी को छोड़ के। अब इसको उठा के ऊपर ले जाइए, इसको उठा के नीचे ले आइए। अब क्यों भी निकला, क्या निकलेगा? क्यों भी। हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, क्यों भी का चार्ज अब यहां से निकाल लोगे, नेचर पॉजिटिव होगा तभी ये बॉडी बैलेंस हो सकती है। हैंगिंग प्रोनोन, कैसे प्रोनोन बच्चों? हैंगिंग प्रोनोन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी एक चार्ज है जो क्यों पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड एक माइनस Q1 चार्ज, इसके अराउंड एक माइनस Q1 चार्ज है जो इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है सपोज की, और जो उसका रेडियस है वो r है। रेडियस क्या बच्चों? r। हमें इस चार्ज का टाइम पीरियड निकालना। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब बच्चों कि भाई ये कितने टाइम में अपना एक चक्कर कवर कर लेता है Q2 के चारों ओर। Q2 के चारों ओर अपना एक चक्कर कितने टाइम में कवर कर लेता है। यानी कोई भी बॉडी हमने यहां तक पढ़ा, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ चक्कर लगा रही होती है तो उस पे एक फोर्स लग रही होती है जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल को फोर्स मिल रही है वो मिल कहां से रही है? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। किससे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है उसी की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉडी क्या कर रही है? रिवॉल्व। क्या कर रही है? रिवॉल्व। और वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रो सेंट्रीपिटल फोर्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो बॉडी रिवॉल्व कर रही है। और कारण क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने का कारण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr स्क्वायर, ये आपने प्रश्न में पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। mr ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय d, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय d होल स्क्वायर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। mr 4 पाई का स्क्वायर d का स्क्वायर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। t को उठा के ऊपर ले लीजिए, d ऊपर चला गया और सब कुछ इस तरफ mr 4 पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 स्क्वायर रूट बहुत सारे ये हमारे टाइम मिला टाइम से सोल्व कर लेते हैं। रूट के लिए सोल्व कर लेते हैं 16 पाई की पावर 4 16 पाई क्यूब, इसको सारा सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद आपके टाइम पीरियड मिलेगा। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों?
नेक्स्ट है बच्चों चार्जेस इन कॉन्टैक्ट। चार्ज इन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? कॉन्टैक्ट। जैसे हमारे पास तो चार्जेस हैं, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी। ए पे चार्ज कितना है बच्चों? क्यू। और बी पे कितना है? क्यू। बी पे कितना है? क्यू। एक थर्ड चार्ज है सी, एक थर्ड चार्ज है सी और चार्ज कितना है उस पे? जीरो। एक थर्ड बॉडी है सी, तो चार्ज कितना बच्चों? जीरो। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले बच्चे हमने सी को ए का कांटेक्ट करवाया, ए को सी से कांटेक्ट करवाया, मतलब ए और सी को इकट्ठा किया, आपस में कांटेक्ट में लेके आए, यानी इस पे चार्ज क्यों, इस पे जीरो। तो आफ्टर कंडक्शन, जिस बच्चे को कंडक्शन पता है वो बात समझ जाएगा, यानी कि दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बराबर बराबर, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा? बराबर बराबर बढ़ जाएगा। दोनों पे चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी इस पे चार्ज क्यों, इस पे जीरो, दोनों को ऐड करके आधा आधा कर दीजिए, क्यों प्लस 0/2, क्यों प्लस 0/2। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका, अब बी को सी से कांटेक्ट करो, बी को सी से कांटेक्ट कराया। देखिए बच्चों, ये कांटेक्ट अगर जब दो चार्ज आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो वाली प्रॉब्लम है। बी पे कैसा चार्ज है? क्यू। सी पे कैसा है? Q/2। जैसे आपस में कांटेक्ट में आएंगे और अलग अलग होंगे, कैसे होंगे बच्चों? ये बी ये सी, दोनों को ऐड करो, Q प्लस Q/2 यानी कि 3Q/2, उसका हाफ, क्योंकि अब ये चार्ज दोनों बॉडी पे डिवाइड होगा, 3Q/4 एंड 3Q/4। अब हमें ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है। ए पे चार्ज Q/2, 3Q/4। देखिए बच्चों, मैं आपको सारी सिचुएशन फिर से समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ए पे चार्ज है क्यू, बी पे चार्ज है क्यू। एक थर्ड बॉडी है सी, उस पे चार्ज कितना है? जीरो। जब जैसे ए को सी से कांटेक्ट करवाया, दोनों का इस पे चार्ज क्यू, इस पे जीरो, दोनों को ऐड किया, हाफ डिवाइड हो गया, डिवाइड। उसके जस्ट बाद बी को सी से टच कराया, बी पे चार्ज कितना है? क्यू, सी पे कितना है? Q/2, दोनों टच कराया, टच कराते ही दोनों का चार्ज इकट्ठा हुआ और आधा डिवाइड हो गया। इन दोनों को ऐड कीजिए, 3Q/2, और इसका हाफ कीजिए, 3Q/4। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी है। इसका क्या कितना है? कितना दिया है? तो निकाल दीजिए। F Q1 कितना है? Q/2, Q2 3Q/4 डिवाइड बाय 4πε0 हल्का से। अगर हमें Q1 Q2 की वैल्यू पता हो और R की वैल्यू पता हो तो हम सिंपली इनके बीच की फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल देंगे। ये वो प्रॉब्लम बच्चों जब बॉडीज आपस में टच में आती हैं, यहाँ पे कंडक्शन काम में आता है। अगर किसी बच्चे ने कंडक्शन नहीं पढ़ रखा है तो जाके कंडक्शन पढ़ लीजिए, लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2 में मैंने इंडक्शन और कंडक्शन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। वहां पे अगर आपने कंडक्शन पढ़ा तो आपको अच्छे समझ आएगा और टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। जिस बच्चे ने कंडक्शन नहीं पढ़ रखा वो ये समझ लीजिए, जब दो बॉडीज आपस में टच में आती हैं और टच में आने के बाद अलग अलग होती हैं तो चार्जेस आपस में सम होके हाफ डिवाइड हो जाता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। कैमरा देख लेते हैं बच्चों, ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल ठीक काम कर रहा है कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक चार्ज है बच्चों कैपिटल बी, चार्ज है कैपिटल बी, इसके दो टुकड़े हुए, ये चार्ज
टू चार्ज में टूट गया, एक क्यू और एक क्यू माइनस हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यू की किस वैल्यू के लिए जो फोर्स लगेगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो मैक्सिमम फोर्स होगी। यानी कि एक चार्ज क्यू, एक चार्ज कैपिटल माइनस क्यू, बीच आ गया आर, और इनके बीच में लगने वाली फोर्स कैसी है और हमें क्या करना है, क्यू की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होगी, यानी कि हमें ऐसे क्वेश्चनों में dF by dt इक्वल टू 0 याद रखिए। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए मैक्सिमम या मिनिमम वाले, तो उस क्वांटिटी का यानी फोर्स मैक्सिमम होगी, अगर ये पूछ रखा है तो उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और उसको 0 पुट कर दीजिए। कैसे? देखिए F इज इक्वल टू फोर्स के लिए करिए Q1 Q2 K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर F इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए Q माइनस Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब dF by dt निकालिए। देखिए अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये बाहर निकाल लीजिए K कैपिटल Q R का स्क्वायर dQ by dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ Q रिस्पेक्ट टू Q माइनस A by R का स्क्वायर dQ स्क्वायर by dt। इसको डिफरेंशिएशन आता है बच्चों को समझ जाएगा। हमने K Q कांस्टेंट R कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, हमने डिफरेंशिएशन Q का कर दिया रिस्पेक्ट टू Q, K R का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, Q का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू Q, Q by R स्क्वायर, Q का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू Q 1, K by R का स्क्वायर, Q स्क्वायर का 2Q, Q स्क्वायर का 2Q इक्वल टू 0। ये किसके बराबर? 0 के बराबर। जब भी कोई क्वांटिटी आपको बोलती है मैक्सिमम होगी उसको 0 पुट कर दीजिए। इसको उठा के इसको ले लीजिए, इसको उठा के इसको ले लीजिए। K 2Q by R का स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q by R का स्क्वायर। R स्क्वायर से कैंसिल, K से K कैंसिल, सो Q इज इक्वल टू Q by 2, Q इज इक्वल टू Q by 2। अगर आपको इसको प्रूफ देखना है तो सपोज कीजिए बच्चों आपके पास कोई एक नंबर है 144, इसके कोई दो टुकड़े ऐसे करो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। यकीन मानिए बच्चों आप करके देख लीजिए, एक 12 और दूसरा 12 होगा। Q इक्वल टू Q by 2 का मतलब क्या बच्चों, ये कितना है Q by 2, Q माइनस Q by 2 ये कितना आएगा बच्चों Q by 2, यानी कि दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, दोनों बराबर हैं Q by 2 और दोनों इक्वल हैं, दोनों हाफ Q by 2 के। यानी कि अगर 144 के दो टुकड़े होंगे जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि 12 और 12 के अगर मल्टीप्लाई करें कितना होगी 144। आप कोई दो टुकड़े ले लीजिए, कोई भी दो टुकड़े ले लीजिए जिनका प्रोडक्ट 144 है लेकिन वो 12 और 12 ना हो, जैसे 13 एंड 11। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 11 की, ये 144 नहीं बनेगा, 144 नहीं बनेगा, यानी कि 144 से छोटा ही आएगा, 144 से छोटा ही आएगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपको कोई क्वांटिटी दे दे और वो बोलते कि वो क्वांटिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, उसका डिफरेंस करेंगे इक्वल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर और भी न्यूमेरिकल है, हम इसके 2 लेक्चर करेंगे। एक लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल कर लिए, कूलम्ब्स लॉ देख लिया, वेक्टर फॉर्म देख ली। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ के नेक्स्ट लेवल के कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।